पिछले 3.5 सालों से आईआरसीटीसी का स्टॉक गिरते ही जा रहा है और रुकने का तो भैया नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए इन्वेस्टर परेशान है और जो नए इन्वेस्टर है उनके मन में एक कुछ सवाल है, जैसे कि ये स्टॉक गिरा तो गिरा क्यों, और कंपनी ऐसा क्या काम करती है जिससे ये स्टॉक फिर से खड़ा हो भी सकता है या फिर नहीं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि कंपनी को क्या दिक्कतें आने वाली हैं, आ रही है, और फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल ग्रोथ है भी या नहीं। फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना और वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रेन की स्पीड से भागने वाला आईआरसीटी का स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा क्यों। तो बात ऐसी है कि अक्टूबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है, इसमें कि एक क्लियरली मेंशन था आईआरसीटीसी जो कन्वीनियंस फी कमाती है उसका 50% शेयर करना होगा गवर्नमेंट के साथ। 50% कन्वीनियंस फी अब गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। आईआरसीटीसी के जो मेजर प्रॉफिट्स है वो कन्वीनियंस फीस से ही आते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टर है वो तो भैया हो गए नाराज़, क्योंकि जो मेन बिजनेस है जिससे ज़्यादा प्रॉफिट आता है वो तो गवर्नमेंट ही ले गई। इसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होती है विदिन 1 आवर आईआरसीटी का स्टॉक 29% क्रैश कर जाता है और अपने डे लो पे बंद हो जाता है। इन सारी बातों को नज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो डिसीजन लिया था वो अब उसे 24 घंटे के अंदर वापस ले लेती है। इन सारी चीज़ों के बाद आईआरसीटी का स्टॉक अच्छा खासा रिकवर कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही दिसंबर 2022 आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो आईआरसीटीसी में 5% स्टेक है उसे बेच देती है। इस वजह से ये स्टॉक फिर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये पहले भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था। ये कुछ की रीज़न जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा था। लेकिन फिर भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी ये स्टॉक अपने हाई से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से आईआरसीटी का स्टॉक प्राइस बाउंस बैक ही नहीं कर पा रहा। इसलिए हमें जानना पड़ेगा कंपनी के बारे में, जैसे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और कंपनी की फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस क्या है। ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का रेवेन्यू जो है कहाँ से आता है। बेसिकली कंपनी की 4 बिजनेस मॉडल है। पहला है केटरिंग, दूसरा है इंटरनेट टिकटिंग, तीसरा है टूरिज्म और चौथा है रेलवे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो वो है 4270 करोड़। मिक्स की बात करें तो केटरिंग बिजनेस से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो कंट्रीब्यूट करता है 45.6% अपने टोटल रेवेन्यू से। और दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है इंटरनेट टिकटिंग, जो कि 30.33% कंट्रीब्यूट करता है अपने टोटल रेवेन्यू में। और टूरिज्म से 16.42% और 7.65% आता है रेलवे से। सेगमेंट वाइज प्रॉफिट की बात करें तो नंबर 1 पे आता है इंटरनेट टिकटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है 1067.59 करोड़। और दूसरा है केटरिंग, भले ही रेवेन्यू में नंबर 1 है लेकिन प्रॉफिट के मामले में सेकंड पे ही है 268 करोड़। और थर्ड नंबर पे आता है रेलवे 29.22 करोड़। और टूरिज्म से आता है 10.3 करोड़ का प्रॉफिट। अब हम इन्हीं सभी प्रोडक्ट सेगमेंट के पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्यों इनका स्टॉक इतने सालों से अटका हुआ है। पहले शुरुआत करते हैं कैटरिंग बिजनेस से। इनका कैटरिंग बिजनेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है मोबाइल कैटरिंग, दूसरा है स्टैटिक कैटरिंग और तीसरा है ई कैटरिंग। तो बात करें मोबाइल कैटरिंग की तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ट्रेन्स में ही अवेलेबल है, जैसे कि गतिमान, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत और तेजस ट्रेन्स। मोबाइल कैटरिंग में ऐसा होता है कि इनके जो किचन्स होते हैं वो उनके ट्रेन के अंदर ही होते हैं, जिसके कारण सीधा खाना पैसेंजर तक पहुंचाया जाता है इनके स्टाफ की मदद से। तो अब जानते हैं ई कैटरिंग के बारे में। इनका जो ई कैटरिंग का बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इसमें इन्होंने 2000+ रेस्टोरेंट्स को पार्टनर किया है, जैसे कि डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग एक्सेट्रा। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही अच्छा है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। जैसे ही पैसेंजर ऑर्डर करता है उसका PNR नंबर जाता है आईआरसीटीसी के ऐप के पास, और बाद में स्विगी और जोमेटो जैसे डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट से सीधा खाना लेकर पैसेंजर तक डिलीवर कर देते हैं। और आप हैरान हो जाओगे ये बात जान के कि FY 23-24 में 40,669 एवरेज ऑर्डर बुक किए गए सिर्फ इनकी ई कैटरिंग बिजनेस से। तीसरा है स्टैटिक कैटरिंग। स्टैटिक कैटरिंग यानी कि जो रेलवे स्टेशन पे आपको दुकानें दिखाई देती है छोटी मोटी, वो सब आती है स्टैटिक कैटरिंग के अंदर। स्टैटिक कैटरिंग के अंदर आईआरसीटीसी ने अपने खुद के कुछ होटल्स और स्टोर्स भी निकाले हैं। पर की बात करें तो इनके 305 फूड प्लाजास हैं, 141 रिफ्रेशमेंट रूम्स, 40 जन आहारस, 36 रिटायरिंग रूम, 9 एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस, 3 रेल यात्री निवास होटल्स है और 9 नॉन रेलवे कैटरिंग प्रोजेक्ट्स है, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर इन्होंने खोले हुए हैं। हमने कैटरिंग के बिजनेस मॉडल के बारे में तो जान ही लिया है, अब हम जानते हैं कैटरिंग की फ्यूचर एक्सपेंशन और कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के बारे में। कैटरिंग का बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ चुके हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स अब खाना ऑर्डर कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। आईआरसीटीसी की बात करें तो वो कहती है कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और हमारे पास सप्लाई का शॉर्टेज है, इसलिए आईआरसीटीसी अपने न्यू क्लाउड किचन भी खोल रही है।
भाई पर अब हम बात करें दिक्कत की, तो क्या दिक्कतें आनी है? तो फिर आप ये देखिए, जो एयर पैसेंजर्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2040 तक 80 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर्स एयरप्लेन ही ट्रैवल करेंगे। इससे आईआरसीटीसी केटरिंग बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स हैं वही सबसे ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं और उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से थोड़ा रिस्की फैक्टर आता। अब हम नज़र डालते हैं इनकी इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस के बारे में, क्योंकि इसी वजह से तो आईआरसीटीसी को एक मोनोपोली स्टॉक भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और हर साल ग्रो भी कर रहा है। कंपनी 2002 से इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस में काम कर रही है और इस इंडस्ट्री में इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन टिकट बुक करें या फिर ऑफलाइन, जो कन्वीनियंस फी है वो आईआरसीटीसी को ही मिलेगी। तो अब बात चल ही रही है कन्वीनियंस फी की, तो अब देख ही लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर यूज़र भीम यूपीआई जैसे पेमेंट मोड को यूज़ करके टिकट बुक करता है तो उसके लिए थोड़ी सी फीस रिड्यूस हो जाती है, जो कि है 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर नॉन एसी क्लास एंड 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर एसी क्लास। और यूज़र अदर पेमेंट मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इससे यूज़ करके टिकट बुक करता है तो 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर नॉन एसी क्लास एंड 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर एसी क्लास। आईआरसीटीसी का ग्रॉस मार्जिन एसी ट्रेन्स में ज़्यादा है, इसलिए एसी ट्रेन्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आईआरसीटीसी के लिए अच्छा है। इसलिए अब हम थोड़ी नज़र डालते हैं एसी ट्रेन्स की ग्रोथ की तरफ। तो 2030 आते तक 800 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है, जो कि एक एसी ट्रेन ही है। और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि 2047 आते तक पूरे भारत में 4500 न्यू वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करेंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट आईआरसीटीसी की इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस पे होने वाला है। और तो और 2029 आते आते इंडिया की ई बुकिंग इंडस्ट्री 28.40 बिलियन की होगी और हर साल 10.5% के CAGR से बढ़ रही है। बात चल ही रही है ई बुकिंग इंडस्ट्री की, तो गौर करने वाली बात यह भी है कि आईआरसीटीसी का बिजनेस सिर्फ रेलवे टिकट बुक करना जितना सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास एक और ऐप है जिसका नाम है आईआरसीटीसी ऐप, जिससे पैसेंजर एयरप्लेन की टिकट भी बुक कर सकता है। और इससे एक अच्छा एडवांटेज कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है एयरप्लेन से ट्रैवल करने वाले डोमेस्टिक पैसेंजर्स हर साल बढ़ रहे हैं। सेगमेंट वाइज ऑनलाइन टिकट बुकिंग शेयर की बात करें तो इनकी रेल कनेक्ट ऐप से 51% टिकट बुक होते हैं और इनकी वेबसाइट से आते हैं 19% और बाकी कुछ इधर उधर से आ जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो कंपनी मेजर 2 प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। पहला ये है कि इनकी जो वेबसाइट और ऐप है वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। जब भी पैसेंजर एक साथ टिकट बुक करते हैं, यानी जब ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनका सर्वर डाउन हो जाता है। बहुत सारी टिकट कैंसिल और कुछ लोग तो टिकट बुक ही नहीं कर पाते। और अभी फिलहाल 14 जनवरी 2025 में भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी का स्टॉक 1% फॉल कर गया था इंट्राडे में ही। और कंपनी इसका रीज़न ये देती है कि इनके पास एक ही डेटा सेंटर है और इसमें वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये भी प्रॉब्लम सुधारेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस कंसोलिडेटेड होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके लिए आप FY 2020 का ये डेटा देखिए। लगभग 80% टिकटिंग ऑनलाइन के पास है और 20% टिकटिंग जो है वो ऑफलाइन के पास है। और अगर हम मान भी लेते हैं कि 2025 में 85% ऑनलाइन टिकटिंग होगा और 15% ऑफलाइन होगा, तो भी ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15% ही शेयर मिलेगा, क्योंकि अब कितना ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी का ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है वो फिलहाल अभी कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने जो पहले बात की थी न्यू ट्रेन्स लॉन्च करने की, वही चीज़ इंटरनेट टिकटिंग को भी बूस्ट कर सकती है। न्यू स्टेट्स और न्यू सिटीज़ को जोड़ने से जो इंडियंस ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं रेलवे से, वो अगर ट्रैवल करेंगे तो फिर एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है आईआरसीटीसी को। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे बिजनेस की, जो कि है टूरिज़्म। इनके टूरिज़्म बिजनेस को डिटेल में समझने के लिए इसका बिजनेस मॉडल भी जान लेते हैं। इनके टूरिज़्म के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं इनको 2 डिवीजन में डिफाइन करूँगा। पहला है कॉमन टूरिज़्म, जिसमें आता है डोमेस्टिक टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, एजुकेशनल एंड कल्चरल टूरिज़्म। दूसरा है स्टेट तीर्थ टूरिज़्म, जिसमें आता है रिलीजियस टूरिज़्म, जहाँ सारे स्पिरिचुअल टेम्पल्स के टूर पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और पूरे टूरिज़्म सेगमेंट में यही सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो हमने बात की कॉमन टूरिज़्म की, तो वो अभी फ़िलहाल लॉस में है और हमारा स्टेट तीर्थ टूरिज़्म अच्छा खासा प्रॉफिट में। इसी वजह से ओवरऑल हमारा टूरिज़्म जो है वो प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। और बात करें रिस्क फैक्टर की, तो मुझे ऐसा कुछ बड़ा रिस्क फैक्टर दिखाई दे नहीं रहा। थोड़ा कैपिटल बर्न हुआ है, लेकिन बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है। इसी वजह से कंपनी ग्रो करने के लिए थोड़ा सा कैपिटल बर्न कर रही होगी, ऐसी कुछ घबराने की चीज़ तो है नहीं। और तो और हमारे फिनांस मिनिस्टर ने भी टूरिज्म को ग्रीन फ्लैग दिखाया था, इसलिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है।
अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं इनके चौथे बिजनेस की, रेलनेर के बारे में, जो कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आप सोच रहे होंगे मैंने इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्यों कहा, तो फिर रुको अभी बताता हूँ। क्योंकि केटरिंग बिजनेस के बाद परसेंटेज वाइज चेंज इन रेवेन्यू की बात करें तो रेलनेर ही आता है। इसका मतलब है रेवेन्यू और सेल्स दोनों भी इंक्रीज हो रही है। और FY 23-24 में इन्होंने लगभग 39.49 करोड़ वाटर बॉटल प्रोड्यूस किए थे और इनके अभी फिलहाल टोटल 19 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है पूरे भारत में। और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई कम हो रही थी, इसलिए IRCTC ने अपने 2 नए रेलनेर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए थे, पहला विशाखापट्टनम और दूसरा आंध्र प्रदेश में, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 72,000 लीटर्स पर डे बढ़ गई। तो अब आप ये देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि सप्लाई और डिमांड में कितना बड़ा गैप है। 5.2 लाख लीटर की पर डे डिमांड है और IRCTC उसको फुलफिल ही कर नहीं पा रही और एस्टिमेटेड है कि ये डिमांड हर साल 10% से बढ़ती ही जाएगी। इसलिए रेलनेर की कैपेसिटी एक्सपांशन की तरफ IRCTC बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है और नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि IRCTC अपनी रेलनेर की जो वाटर बॉटल है उसे सिर्फ रेलवे स्टेशन पे नहीं बल्कि बाहर मार्केट में भी लेकर जाना चाहते हैं। और बाहर मार्केट में इनसे बड़े बड़े प्लेयर खड़े हैं, जैसे कि बिस्लरी, किनले, एक्वाफिना और बाकी कुछ लोकल वाटर बॉटल्स, जिनसे इन्हें कम्पीट करना हो। रेलनेर के पास एक एडवांटेज तो है, लेकिन इससे पहले हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के मार्केट शेयर को समझते हैं। तो नंबर 1 पे आता है बिस्लरी, जो कि होल्ड करता है 40.2% का मार्केट शेयर। और दूसरा सबसे बड़ा मार्केट शेयर है किनले के पास, जो कि है 28.3% और 19.1% के मार्केट शेयर के साथ एक्वाफिना आता है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आता है छोटे मोटे वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरर्स, जो कि होल्ड करते हैं 12.4% और रेलनेर भी इसमें ही आता है। और ये जो डेटा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए कभी आगे पीछे हो जाता है। अब बात करते हैं इनके एडवांटेज की। तो रेलनेर की जो 1 लीटर की बोतल है वो आती है 15 रुपीज़ की, और जो अदर वाटर बॉटल्स है उनकी वाटर बॉटल आती है लगभग 20 रुपीज़ की। ये एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है कंपनी के लिए। अगर बात करें रेलनेर के बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स की, तो अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत तो है नहीं, बस सप्लाई और डिमांड वाली प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर रही है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे दो हाथ करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कई सालों से इसी इंडस्ट्री में हैं और डायरेक्टली रेलनेर जाके उनका मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, अभी फ़िलहाल तो ये ग्रोथ तेज़ी से दिखाई दे रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये ग्रोथ कंसोलिडेट हो सकती है। अभी फ़िलहाल वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।